वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्दर स्टेप है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ईएमएफ ऑफ द सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल एंड बैटरी एंड द टर्मिनल वोल्टेज, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। देख लीजिए इस चैप्टर में जितने प्रॉब्लम्स होंगी नेटवर्क वाली, उनमें बहुत जगह हमारा किरचॉफ्स लॉ यूज़ होगा और किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड ही टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, वो भी आपके सिलेबस में है, वो डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप आर्टिकल का नाम डाल दीजिए किरचॉफ्स लॉज। देखिए एक बात और बता दूं, किरचॉफ के जो लॉ है ना हीट में भी था, अगर आपको याद हो। एक किरचॉफ लॉ हीट में था रेडिएशन के लिए, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा इन द क्लास 11th। वो किरचॉफ्स लॉ है और ये किरचॉफ्स लॉज हैं, यानी यहाँ पर दो लॉ हैं। तो पहले नाम पर यहाँ डाल दीजिए देयर आर टू लॉज। किरचॉफ के कितने लॉ हैं यहाँ? देयर आर टू लॉज इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो हम बात करते हैं इसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी केस में हम लोग सबसे पहला जो लॉ सीखेंगे, फर्स्ट नेम इज दैट, देखो शॉर्टली इसको लोग केसीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसीएल। केसीएल मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ। ये करंट के लिए है, इसलिए इसे हम लोग केसीएल नाम दे देंगे। इसके कुछ और नाम है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका जंक्शन रूल, इसको भी याद कर लीजिए। अब हम इसका स्टेटमेंट बताते हैं, है क्या ये, कैसे स्टेट किया जाएगा इसको। स्टेट तो सुनिए, ये जंक्शन के लिए बेस्ड है। अगर सपोज करिए देयर आर मैनी कंडक्टर्स, वायर्स आर ज्वाइन एट ए कॉमन पॉइंट एंड सम कंडक्टर्स having current coming toward the junction and some other carry over the whole current, then the algebraic sum of total current will be 0। इसका मेन स्टेटमेंट ये है, मतलब समझना, अगर कभी बहुत से वायर एक जगह ज्वाइन हो रहे हैं, उनमें से कुछ करंट को ला रहे हैं जंक्शन पर और कुछ वापस बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, तो जितना लाने वालों का टोटल सम होगा करंट का, उतना ही वो ले जाने वाले ले जा रहे होंगे। मतलब चार्ज एक्चुअल में कंजर्व रहता है। इसका रूल समझ लेना, ये चार्ज कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। किसका ये? अगर कभी पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ का है, इसको फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं आप, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वो किस कंजर्वेशन के लिए बना है? तो आप क्या कहेंगे? चार्ज। दो यहाँ दोनों कंजर्वेशन के हैं। पहला चार्ज कंजर्वेशन पर है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन पर है। अभी जो सेकंड पढ़ाएंगे आगे, फिलहाल अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जितनी करंट आएगी जंक्शन पे उतनी ही आउट होगी, यानी बाहर होगी। यहाँ जंक्शन पर करंट स्टोर नहीं होगी, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। इनकमिंग चार्ज मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। तो एल्जेब्रिक सम अगर बोला जाए आने वाली करंट का और जाने वाली का, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल से समझाई, ये डायग्राम एक एग्जाम्पल की तरह है। तो देखो, अगर इनकमिंग को हमने सपोज किया पॉजिटिव, I1 प्लस I2 प्लस I3, और आउट गोइंग को हमने कंसीडर कर लिया है निगेटिव, तो ये सब मिलाकर के क्या रिजल्ट देंगे? इक्वल, यानी 0। तो सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउट गोइंग। दिस इज द केसीएल, किरचॉफ करंट रूल या फिर जंक्शन रूल। अच्छा, आप एक बात बता सकते हो, आपने जंक्शन वर्ड पहले कभी कहीं सुना है? वेयर? ट्रेन। ओके, जंक्शन आपने सुना होगा, इलाहाबाद जंक्शन, लखनऊ जंक्शन सुना है। जंक्शन और स्टेशन में डिफरेंस क्या होता है बेसिक बता सकते हैं आप मुझे? स्टेशन भी सुने होंगे ना आपने, रावतपुर स्टेशन, ऐसे कोई स्टेशंस होते हैं और कुछ जंक्शंस होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर सुन लीजिए, बड़ा छोटा यहाँ कोई मतलब नहीं। स्टेशन भी बड़ा हो सकता है और जंक्शन भी बड़ा हो सकता है, जंक्शन छोटा भी हो सकता है। आपको मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। अपना मंधना वाला जो है जंक्शन है, मंधना क्या है? जंक्शन है। लेकिन रावतपुर कल्याणपुर क्या है? स्टेशन है। बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, ये ऐसे जनरल नॉलेज की बात है, ये फिजिक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं। अगर देखिए रेलवे लाइन वन डायरेक्शन है, केवल
वन साइड से आए ट्रेन और आगे चली जाए, तो ये स्टेशन होता है। वहाँ जो स्टॉपेज होगा उसको हम क्या नाम देंगे? स्टेशन। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि टू डायरेक्शंस, जैसे आने के लिए सपोज करो एक ही है, अब यहाँ से दो तरफ जाने वाली लाइनें हों ऐसे, टू आर मोर देन टू, तो फिर इसे बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? मंदना में दो डायरेक्शंस हैं। ये ट्रेन जो हमारी कल्याणपुर से जाती है फर्रुखाबाद के लिए, वो इधर चली जाती है, और इधर ये ब्रह्मावर्त यानी बिठूर के लिए जाती है। मंदना से दो लाइन जाती हैं, एक बिठूर वाली लाइन और एक सीधा स्ट्रेट आगे चली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? मंदना का जंक्शन है। रावतपुर या कल्याणपुर या ये सब क्या है? स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शंस नहीं है, जो एक तरफ से आई दूसरी तरफ चली गई, टू या मोर देन टू हो जाए। हाँ, कानपुर सेंट्रल है, सेंट्रल का अलग कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल में क्या होता है? ऐसा स्टेशन, जंक्शन तो होगा ही वो, ऐसा स्टेशन जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हर स्टेट के लिए ट्रेन मिल जाए, वो सेंट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं? कानपुर सेंट्रल से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टेट है जहाँ रेलवे लाइन हो और ट्रेन ना मिले वहाँ से, ठीक है? ऐसे जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल। क्या करो? स्टेट पूछ, बता रहा हूँ, हर स्टेशन नहीं बता रहा हूँ मैं। एमपी के लिए मिलती है कि नहीं मिलती है? भोपाल के लिए मिलती है, इंदौर के लिए मिलती है, ग्वालियर के मिलती है, बरौनी ग्वालियर, पुष्पक एक्सप्रेस गोइंग फ्रॉम भोपाल। तो मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। ये मतलब बेसिक डिफरेंस है। खैर वापस आइए, हमारा टॉपिक कुछ और है। तो केसीएल क्या है फिर सुन लीजिए। इसका नाम क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ रूल ऑफ जंक्शन, कुछ भी आप कह सकते हो, इन नामों से पहचाना जाएगा। सिंपल इसका स्टेटमेंट है कि एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मींस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी जंक्शन विल बी जीरो। जैसे एक एग्जांपल से मैंने आपको सिखा दिया, तो चलो स्टेटमेंट लिख लो, फटाक से लिख लेना जरा। एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन the algebraic sum of incoming current all current लिख दो, बाद में एग्जाम्पल में इसको लिखेंगे। the algebraic sum of all currents must be जीरो, दैट इज करके लिख दीजिएगा आगे, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। मीन्स इसका सेंस क्या है? ऑल इनकमिंग करेंट्स, ऑल इनकमिंग करेंट्स टूवर्ड्स जंक्शन must be equal to all outgoing currents, all outgoing currents। ओके, ये हमारा इसका स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल में आप इस तरह जंक्शन बना लीजिएगा। ये I1 I2 I3 मोर देन भी कर सकते हो। मैंने 3 आने वाली और 2 जाने वाली बना दी हैं, ठीक है। लास्ट में नोट में लिख देना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन रूल या रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी बेसिकली इसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इतना नोट करिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगले स्टेप पे। ये हमारा नया टॉपिक है, यानी उसी से रिलेटेड है, किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ का दूसरा नाम क्या है भी जान लीजिएगा। इसे हम लोग मेश रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेश रूल, क्लोज्ड मेश रूल। ये केवीएल नाम से भी जाना जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, मेश रूल, ठीक है। इसमें है क्या, जरा इसका स्टेटमेंट जानो पहले, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल समझाएंगे। न्यूमेरिकल टारगेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेश रूल के लिए हम बनाते क्या है, देखो, अगर कोई क्लोज्ड मेश है, पहले मेश बना देते। चलो, ये वैसे जो हम मेश बना रहे हैं वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहे हैं। अगर कोई क्लोज्ड मेश है, जैसे ये कोई सेल अप्लाइड है इसमें, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अटैच है, एक और हमने सेल बना दिया, एक और रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है, एक और रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है। इतना मैंने एक सिंपल डायग्राम दिया है आपको,
समझाने के लिए R1, R2, R3 देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस। अब मैं पहले स्टेटमेंट बताता हूं। स्टेटमेंट कहता है सिग्मा आई आर मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा ई। क्या मीनिंग है इसका समझना? अकॉर्डिंग टू KVL, इसका स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू KVL, द algebraic sum of product of current and resistance must be equal to algebraic sum of EMF in any closed mesh। ये बात अंडरलाइन रखना, ये क्लोज्ड मेश में अप्लाई होता है। कौन सा रूल? KVL। ये कहता है कि I और R के प्रोडक्ट का जो एल्जेब्रिक सम है क्लोज्ड मेश के लिए, वो इक्वल होना चाहिए EMF के एल्जेब्रिक सम के। ये स्टेटमेंट तुमको एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मतलब फिर समझना, अगर कोई क्लोज्ड मेश है तो उसमें कुछ करंट होगी, कुछ रेजिस्टेंसेस होंगे, कुछ सेल भी लगे होंगे EMF के लिए। तो क्लोज्ड मेश में जैसे 3 रेजिस्टेंस हमने यहाँ बनाए हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस है उनके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी उनका मल्टीप्लाई करो। कुछ क्लॉकवाइज होती हैं करंट, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, वो प्लस माइनस की तरह अरेंज कर दो। उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये किसके लिए यूज हो रहा है फिर समझना, इन एनी क्लोज्ड मेश। आप पहले ही वर्ड यूज कर सकते हो, चाहो तो आप स्टार्टिंग में बात कर सकते हो इन एनी क्लोज्ड मेश। ध्यान रखना, ये पहला बोलना जरूरी है, कंडीशन यही मेन है। इन एनी क्लोज्ड मेश द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, मतलब करंट एंड रेजिस्टेंस, मस्ट बी इक्वल टू या इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF ऑफ सेल्स यूज्ड इन दैट मेश। आइए इस चीज को हम एग्जाम्पल लेकर के, वो डायग्राम जो एग्जाम्पल में है, आप चाहें तो डायग्राम बाद में बनाए एग्जाम्पल डाल करके, ठीक है, वहां मैं समझाना चाहता हूं। देखो वहां पर हमारे पास 2 सेल हैं, फर्स्ट सेल का EMF E1 है और सेकंड वाले का E2 है। जो फर्स्ट सेल हमारा E1 है, इससे जो करंट विड्रॉ होगी उसका नाम हम कुछ बोल सकते हैं। हमने लेट कर लिया I1। क्या लेट कर लिया? I1। और सेकंड वाले का I2 बोल दिया। वो जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट से हमारा मतलब नहीं होता, हमारा मतलब लेबलिंग से है। हमने कोई नाम दिया है, 2 में से 2 मतलब वो है हमारे पास सेल। एक सेल का EMF E1 बोल दिया, एक का E2, एक की करंट को I1 बोल दिया, एक की करंट को I2। अब देखिए ये दोनों करंट अगर ध्यान से देखो आप, ये I1 यहाँ उतरेगी कि नहीं उतरेगी बताओ, और ये I2 यहाँ पहुंची, दोनों मिलकर के यहाँ कितना बनाएंगे टोटल? I1 प्लस I2। यहाँ जंक्शन रूल हो गया। देखो इनकमिंग करंट इस जंक्शन पे देखो गौर से आप, इनकमिंग कौन है? I1 और I2। तो आउटगोइंग क्या हो गई? दोनों का सम, तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग। देखो यहाँ KCL लग चुका है। I1 प्लस I2 पास हो रहा है किससे? R से। ये R मतलब R3 से। अच्छा, जब इस जगह पहुंचेंगे ध्यान देना प्लीज, फिर से करंट बैलेंस होनी चाहिए। जितनी करंट सेल विड्रॉ की है उतनी ही तो ये वापस ले सकता है। तो इस तरफ घूमने के बाद इधर जो घूमेगा हिस्सा वो I2 करंट का घूमेगा इस आर्म में बैक निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल E2। और जो रिमेनिंग बची वो कौन सी बची बताओ? I1 बची कि नहीं बची बताओ? वो आगे वाले सेल की थी, वहां पहुंच गई। अब आप देखो पूरी बैलेंस है करंट। इसे बोलते हैं करंट की लेबलिंग। ये जरूरी है, इसको जब आप कर पाओगे तभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर पाओगे। इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है मिस्टर चित्रांश? इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और डिफिकल्ट भी माने जाते हैं किरचॉफ लॉ के। काफ़ी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप अच्छे से परफेक्ट जान पाएंगे इसको, और प्रैक्टिस से ही आप इसको सीख भी पाएंगे। इसीलिए एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला काम हमें जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना होता है तो हम लोग करंट को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करते समय ये जरूर ध्यान रखना, जिस सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी निकाली है आपने, उतनी उसे फाइनल घूम फिर के बैक मिलनी चाहिए।
तो जैसे इससे विड्रॉ कितनी हुई थी I2, इससे वापस मिली कितनी I2, उससे कितनी निकली थी I1, उसे कितनी मिली I1। इतना समझ में आया मैटर की नहीं बताओ। अब हम अप्लाई करें तो सुनो, क्लोज मेश ढूंढो। एक मेश हमको ये क्लोज दिख रही, देखो गौर से देखो आप, क्लोज मतलब चारों तरफ से बंद है, देखो कहीं कोई लूप होल नहीं है। दूसरा मेश ये दिख रहा है हमको, देखो ये वाला दिखा सबको, कलर बदल दें तो और अच्छे से दिखेगा। ये हमने फर्स्ट क्लोज मेश कहा है और ये हमारा सेकंड क्लोज मेश है। हम इन दोनों में अप्लाई करने वाले हैं किरचॉफ लॉ। अब अप्लाई कैसे होगा, इसका प्रॉपर पैटर्न समझ लो। पहला काम हमने क्या सिखाया आपको कि हमें करेंट्स को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करा देना है, फर्स्ट वर्क। देन वी वांट टू फाइंड हाउ मेनी रेजिस्टेंसेज आर इंक्लूड इन दैट मेश जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कितने रेजिस्टेंस अप्लाइड हैं। जैसे हम फर्स्ट मेश की बात करने जा रहे हैं, फॉर मेश 1 या फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट मेश को सॉल्व करने वाले हैं तो इस फर्स्ट मेश में देखो कितने रेजिस्टेंस इंक्लूड है। फर्स्ट मेश जब यूज करने वाले होगे तो सेकंड पे ध्यान मत देना, सेकंड में क्या हो रहा है मतलब नहीं है। आप इस फर्स्ट के केवल ऑब्जर्व करो, ओनली दिस मेश को ऑब्जर्व करो आप। इतना हिस्सा फर्स्ट है, इसमें कितने रेजिस्टेंस है बताओ, 2। कौन कौन से, R1 और R2। अब सुनो, यही प्रोसीजर रहेगा न्यूमेरिकल, सभी मैं एग्जांपल में न्यूमेरिकल कराऊंगा 1-2। पहला काम मेरा होगा करंट डिस्ट्रीब्यूट करना, वो समझ गए आप। दूसरा काम होगा मैं रेजिस्टेंस ढूंढने, उस मेश में कितने हैं, फिर उनमें कितनी करंट है। तो R1 से कितनी करंट पास हो रही देखो I1, R2 से कितनी पास हो रही, क्लियर बात, हमने करंट फाइंड कर ली। अब हम इसमें डायरेक्शन और चेक करेंगे कि कौन सी करंट एक दूसरे के अपोजिट है और कौन सी एक दूसरे के सपोर्ट में है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए ये करंट I1 तो नीचे उतरेगी कि नहीं बताओ, लेकिन जो I2 है वो कहाँ जाना पसंद करेगी, ऊपर। अगर नीचे का मेश ना होता तो हमने कहा जब हम मेश 1 यूज करेंगे तो हम 2 पे ध्यान नहीं देंगे, तो हम ये मान लेते हैं 2 एब्सेंट है, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो जो I2 है वो कहाँ जाना पसंद करेगी, अपवर्ड। यानी ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट वे में है कि नहीं बताओ। अगर एक को हम क्लॉकवाइज कहेंगे तो दूसरी एंटी क्लॉक है कि नहीं बताओ। ये चीज़ तुम्हें जरूर इंटीमेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जिस मेश में अप्लाई करोगे उस समय एट दैट टाइम उसी मेश पे फोकस करें। हमें ये नहीं मानना कि सेकंड मेश है भी यहाँ पर उस समय। तो अगर ये सेकंड मेश को ना लेट करें, नीचे का हिस्सा छोड़ दें, तो ये I2 कहाँ जाना पसंद करेगा, ऊपर ही जाएगा, सीधी बात है। और I1 नीचे उतरेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। करंट की अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो साइन अपोजिट लेना पड़ेगा मुझे। किसी को एक को आप आर्बिट्रेरी तौर पे सोच सकते हैं, किसी एक को पॉजिटिव, दूसरी को मैंने I1 को पॉजिटिव लेट किया है। तो I1 किससे पास हो रही, R1 से। एल्जेब्रिक सम इसका लेना मुझे, तो I1 R1 प्रोडक्ट हो गया I और R का। दूसरा एक और रेजिस्टेंस हमारे पास R2, इसकी करंट इससे अपोजिट सेंस में है, तो माइनस लेना पड़ा मुझे उसको, I2 और वो किससे पास हुई, R2। देखो LHS पे बात हो गई, सिग्मा IR निकल आया हमारा, इज इक्वल टू सिग्मा EMF का। EMF देखो यहाँ कितने सेल लगे फर्स्ट मेश पे, देखो 2 सेल हैं। जब दोनों की करंट अपोजिट सेंस में है मतलब EMF अपोजिट सेंस में है, तो हम यहाँ पर उस तरफ क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक इक्वेशन हो गई हमारी है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, इनसे इक्वेशन बनेगी हमारी इन टर्म ऑफ I1 और I2। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको R गिवन होगा, EMF गिवन होगा, I ही फाइंड करने के लिए कहेगा। मोस्टली किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पैटर्न चलता है। तो ये एक इक्वेशन बन चुका होगा। अब दूसरा इक्वेशन दूसरी मेश से उठाएंगे, फॉर मेश 2। अब जब मेश सेकेंड यूज कर रहे हो आप, अप्लाई करने का पैटर्न समझना। लेबलिंग तो सबसे पहले कर चुके होते पूरे डायग्राम के लिए। फिर हम जब अप्लाई करते हैं तो हम उस मेश में पहले ये देखते हैं रेजिस्टेंस कितने यूज हुए हैं। तो अब आप सेकंड वाला देखो, सेकंड मेश को आप केवल ऑब्जर्व करो, फोकस ऑन द सेकंड मेश। ओके, सेकंड मेश इज दैट, इतना हिस्सा सेकंड मेश का है। देखो इस मेश में बताओ कितने रेजिस्टेंस है, देखो ढूंढ के कितने हैं। हाँ, देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस। ओके, कौन कौन से नाम बताओ उनके। यही ऐसे तुम्हें अपने आप क्वेश्चन करना, जब प्रॉब्लम करोगे न्यूमेरिकल तो ऐसे करना है कि कितने रेजिस्टेंस हैं। तो आपने कहा R2 और R3। अब R2 से कितनी करंट पास हो रही है, I2। R3 से कितनी पास हो रही है, क्लियर बात। अच्छा, ये तो जान गए तुम। अब इनकी टेंडेंसी जाननी है कि I2 और I1 प्लस I2 के नेचर क्या, डायरेक्शन। जो I2 जो आएगी, हम ऊपर के मेश भूल गए, अब ऊपर है ही नहीं हम मानते हैं,
तो ये जो I2 है वो किधर उतर रही है, नीचे आ रही कि नहीं, और I1 प्लस I2 भी तो उधर को ही जा रही। देखो जिस डायरेक्शन में I2 घूमने की टेंडेंसी रख रहा उसी डायरेक्शन में I1 प्लस I2 है कि नहीं बताओ, मतलब सेम डायरेक्शन है दोनों करंट की, तो साइन कैसा लोगे दोनों का, सेम। अच्छा IR करना होता मुझे तो I2 R2, देखो I2 R2 प्लस, और R3 में कौन पास हो रहा है, I1 प्लस I2 और R3, और तो है नहीं कोई रेजिस्टेंस, जितने भी होंगे मतलब सब लिखते चले जाओगे ऐसे IR करते। EMF, अब अगर कोई निगेटिव जाती करंट तो उसका EMF लेते, यहाँ तो एक ही सेल है इसमें देखो E2, और करंट उसके कैसे ले चुके हो, पॉजिटिव, तो यहाँ इक्वेशन कैसी आ गई, E2। देखो अगर ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है हमारे पास R2 R3 और E2, तो एक इक्वेशन बनता कि नहीं बनता, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। इक्वेशन थ्योरी कहती है जितने इक्वेशंस हैं अगर उतने ही अननोन है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। बताओ, फिलहाल वो देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे। हमें प्रयास ये करना होता है मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ऐसा कुछ सेटअप बनाना है, उतनी इमेज ढूंढने की कोशिश करनी है, फिर हमें सॉल्व करना है। फिलहाल ये थ्योरी का हिस्सा हुआ है, अब इस पर एक हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। This is the example 3.5 from the NCERT. It is based on the application of Kirchhoff's law. Now we want to solve this. The question is that a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 ohm resistance, each resistance of 1 ohm. देखिए इसके पास 12 रजिस्टर्स हैं, आप काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे, 12। ये स्केलेटन है क्यूब का, और हर एक की वैल्यू कितनी है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ओके, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पहला टारगेट, तो इसको हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। फ्री ड्रॉ ऑप्शन कहाँ है इसका, तो मैं बात कर रहा था इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, प्लीज समझ लें। जैसे यहाँ तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा ही, लेकिन हम बिना किरचॉफ लॉ के भी इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट निकालने के लिए तरीका समझ लेना, टोटल 12 है, इसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम 12 में से देख लीजिएगा, पहले 3 ध्यान देना आपस में किस में लगे हैं, पैरेलल में। भाई पैरेलल कैसे, ये करंट जाएगी तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी, मतलब ये तीनों पैरेलल में है। यही लास्ट एंड में देख लो, C' जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो तीनों भी पैरेलल हैं, तो फर्स्ट 3 आर इन पैरेलल। इसको थोड़ा इधर स्लाइड कर देते हैं। फर्स्ट 3 रेजिस्टेंस, ये मैं विदाउट किरचॉफ लॉ भी सिखा रहा हूँ, फिर मैं किरचॉफ लॉ से यूज करूंगा। ये हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बनाने की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो बीच के 6 हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम स्केलेटन ऑफ क्यूब का होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जब डायगोनली अपोजिट पूछा जाए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें अभी अब किरचॉफ लॉ नहीं यूज हो रहा है। अब बचे लास्ट वाले 3, ऑल आर आल्सो इन पैरेलल। ये हमारा इस क्यूब स्केलेटन का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। सबकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, हम फिलहाल इसको R ओम लेट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन में कभी रेजिस्टेंस बदल दिया जैसा है तो जनरल फॉर्म में समझा रहा हूं। हाँ अभी ब्रेक करके दिखा देंगे। ये देखिए, ये विदाउट यूज ऑफ किरचॉफ लॉ भी मैं इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें। फिर किरचॉफ लॉ से भी यही आंसर आएगा। ये तीनों जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बनाएंगे बताओ जरा, 3R। ये क्या बनाएंगे, 6R। और ये क्या बनाएंगे, दीज, ओ एक्सक्यूज मी, दीज आर पैरेलल। सॉरी, वो कैपेसिटर कराते कराते हैबिट वहीं पहुंच गई। ये 1/R से सॉल्व होंगे, ठीक है। इनको जब सॉल्व करोगे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो कितना आ जाएगा, 3/R। तो मतलब R डैश जो बनाओगे तो क्या बनाओगे, R/3। इसका जब बनाओगे तो R/6, और इसका जब बनाएंगे आप तो R/3। देखो ये पैरेलल में सॉल्व हुए होंगे। फिर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे आपस में। फर्स्ट R/3 है, सेकेंड भी R/6 है, थर्ड भी R/3 है। देखो ये इसमें है, किसमें, पैरेलल में।
तो यहाँ R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। 6 इज एलसीएम, 2R प्लस R प्लस R, ये बनेगा कितना 5/R, सॉरी 2, तो बन गया इतना गया 5/R, तो 5R/6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा डिटरमाइन हो गया है, लेकिन अभी हमने किरचॉफ्स लॉ यूज ही नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन में R की वैल्यू कितनी गिवन है 1 ओम इन दिस क्वेश्चन। ये मैंने जनरल फॉर्म में समझाया है। किसमें समझाया है? R का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, अगर स्केलेटन ऑफ द क्यूब है और डायगोनली अपोजिट आपको फाइंड करना है तो रिजल्ट कितना आता है 5R/6। और अगर ये 1 ओम है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो R इक्विवेलेंट क्या बन गया फाइनली 5/6 ओम। ओके, आप आंसर मिला सकते हो एनसीईआरटी का 5 पॉइंट कौन सा था पता नहीं, 3.5 क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है विदाउट यूज ऑफ किरचॉफ। तो पहले तो आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, विदाउट यूज ऑफ किरचॉफ है, फिर हम किरचॉफ्स के एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ओके